भाई वो चौधरियों की बेटी है, प्लीज भगवान के लिए हम पर दया करें। कुछ भी ऐसा मत करना कि वे हमारे दुश्मन बन जाएं। उनकी ना तो दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। प्लीज आप कोई भी गलत कदम मत उठाइएगा। हर्षा ने घबराए हुए कहा, जो इस वक्त कुछ भी कर गुजरने का इरादा रखता था। हर्षा, ईशा मेरी जिंदगी है और उसके बिना मैं नहीं रह सकता। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। पराग सिर थाम कर बोला। वो तो जैसे ईशा के लिए पागल हो रहा था। भाई संभालिए खुद को। हमारी इतनी औकात नहीं हम उनके परिवार से रिश्ता जोड़ सकें। हमारा कोई मेल नहीं। हर्षा ने अपने से 5 साल बड़े अपने भाई को समझाना चाहा, लेकिन वो तो सोचने समझने की तमाम क्षमताओं से जैसे वंचित हो गया था। कहते हैं इश्क अंधा होता है, लेकिन हर्षा पराग को देखकर कह सकती थी, इश्क अंधा गूंगा लंगड़ा सब कुछ होता है। मेरे लिए ईशा ही सबसे जरूरी है, अपनी जान से भी बढ़कर, और मैं उसे नहीं छोड़ सकता, ये तो तय है। पराग ने कठोर स्वर में कहा। तो फिर आप क्या करने का सोच रहे हैं? क्या करेंगे और कैसे करेंगे? वे आपको और ईशा को एक नहीं होने देंगे। तो प्लीज बाज आ जाइए अपनी हरकतों से। आपका सिर्फ एक गलत कदम हम सबके लिए मुसीबतें खड़ी कर देगा। प्लीज संभालिए खुद को। तुम अपनी चोंच बंद रखो, छोटी हो छोटी ही बनकर रहो। पराग ने उसे डपट दिया तो वो बिल्कुल चुप हो गई। पराग अब किसी को कॉल मिला रहा था और बात करते हुए बाहर निकल गया, और हर्षा अपना सिर पकड़कर बैठ गई। न जाने अब पराग भाई क्या करने वाले हैं। अभी वो यही सब सोच रही थी कि पराग वापस अंदर आया। तुम अपना सामान पैक करो और मामा के घर के लिए निकलो, फौरन, जितना जल्दी हो सके। वो जल्दी जल्दी में बोलता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ा। हर्षा उसके पीछे लपकी। भाई, मामा के पास? लेकिन क्यों? और आप? मेरी फिक्र मत करो, मेरा इरादा ईशा को अपने साथ ले जाने का है। बस तुम जल्दी से मामा के घर के लिए निकलो, ताकि मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचे। अपना सारा सामान बैग में रखते हुए वो साथ साथ हर्षा को भी समझा रहा था। भाई, ये कैसे मुमकिन है? हम यहाँ से निकलेंगे तो क्या उन्हें पता नहीं चलेगा? कहीं भी चले जाएं, पाताल में भी जाकर छिप जाए ना, तब भी हम उनसे बच नहीं पाएंगे। उन लोगों की पहुंच बहुत ऊंची है, वो हमें कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। तो प्लीज़ ऐसा मत करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हर्षा ने बेबसी से कहा। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ हर्षा, इस मामले से दूर रहो। सिर्फ उतना ही सुनो जितना मैं कह रहा हूँ। चुपचाप अपना सामान पैक करो और मामा के घर के लिए निकलो। मुझे दोबारा न कहना पड़े, अब जाओ यहाँ से। पराग ने उसे सख्ती से डांटते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया। इस वक्त वो ईशा से संपर्क में था और हर्षा जान गई थी वे दोनों भागने की योजना बना रहे हैं। अपने कमरे में आते ही वो एक और बिस्तर पर बैठ गई। पास रखा मोबाइल उठाया तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से नंबर लिस्ट खोली। ध्रुव चौधरी नंबर उसकी आंखों के सामने था। ये नाम उसकी आंखों के सामने आते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उस इंसान से तो वैसे ही उसकी जान जाती थी। वो कैसे उसे बताती कि अपनी बहन की रक्षा करो, तुम्हारी बहन मेरे भाई के साथ रात के अंधेरे में भागने वाली है। अपने घर के दरवाजे बंद कर लो, दीवारें ऊंची कर लो, अपनी इज्जत की अर्थी निकलने से बचा लो। वो बिलख बिलख कर रो पड़ी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपनी जगह से हिल भी सके। लेकिन पराग की प्लानिंग के अनुसार उसे भी अब अपना सामान पैक करना था। वो अलमारी से अपना जरूरी सामान निकालने लगी, जबकि आंसू अब भी बहे जा रहे थे। इस वक्त वो अपने जिम रूम में पंचिंग बैग पर अपना अंदर का गुस्सा उतार रहा था। आज एक बार फिर उसका अपनी सौतेली माँ के साथ झगड़ा हुआ था। जितना वो इन झगड़ों से बचना चाहता था, उतना ही वे उसे उकसाती थीं। इस समय वो पसीने में पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन फिर भी रुक नहीं रहा था। उसकी ब्लैक सैंडो पसीने में तर थी। बालों से पसीना टपक कर उसकी गर्दन पर बह रहा था कि तभी उसे अपने मोबाइल पर एक मैसेज टोन सुनाई दी। उसके पंचम बैग पर चल रहे हाथ एकदम से रुक गए थे। गहरा सांस छोड़ते हुए उसने तौलिया उठाया और अपना पसीना सुखाने लगा। जूस का गिलास होठों से लगाते हुए उसने मोबाइल उठाया और मैसेज देखा। समय कम है, हो सके तो बचा लें अपनी फैमिली। अपनी हवेली पर पैनी नजर रखें, किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। अनजान नंबर से आए अधूरे शब्दों को पढ़ते ही ध्रुव के माथे पर अनगिनत बल पड़ गए। उसने 2-3 बार उस संदेश को पढ़ा, लेकिन उसे कुछ समझ न आया। बस यही लगा कि कोई उसे किसी खतरे के बारे में आगाह कर रहा है। ध्रुव ने उसी अनजान नंबर पर कॉल लगाई, लेकिन अब नंबर बंद जा रहा था। वो उलझन में पड़ गया, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाया कि आखिर कहने वाला कहना क्या चाहता था। रात के अंधेरे में वो अपनी चौधरी हवेली की दहलीज पार कर गई। उसने अपने सबसे प्यारे भाई ध्रुव चौधरी का दिल तोड़ दिया था। वो उसका सगा भाई नहीं था, लेकिन सगों से ज़्यादा उसे चाहता था।
मगर आज उसने अपनी सारी मोहब्बतों को सिर्फ एक मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया। पराग की मोहब्बत के आगे सबकी मोहब्बत कमज़ोर पड़ गई। वो अपना छोटा सा बैग उठाए बस स्टैंड पर पहुंची, जहां पराग पहले से मौजूद था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों में इशारा किया। फिर दोनों बस के अंदर सवार हो गए। उन्होंने अलग अलग सीटें चुनी। बस में मुसाफिर बहुत कम थे, इसलिए बस चलने के लिए तैयार थी। इस समय वे दिल्ली से मुंबई का सफ़र बाय रोड करने वाले थे। अब 3 दिन उनके इसी सफ़र में गुजरने वाले थे। पराग ने जानबूझकर बस का चुनाव किया था, क्योंकि उसे लगा कि लोग हर जगह ढूंढ सकते हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं जाएगा। यही उसकी अपनी सोच थी। बस सड़क पर रफ्तार पकड़ चुकी थी। दोनों ही अपने धड़कते दिलों को संभाले हुए मोबाइल पर एक दूसरे से संपर्क में थे। ईशा ने घर से निकलते ही अपना मोबाइल वहीं घर पर छोड़ दिया था। वो वही मोबाइल लेकर निकली थी जो पराग ने उसे दिलाया था, और उसका सिम नंबर भी सिर्फ पराग के पास था। बस के चलते ही पराग ने अपनी बहन हर्षा को कॉल लगाई। हर्षा, जो पराग के कहने पर घर से निकल गई थी, चंडीगढ़ जाने वाली बस में सवार कर दी गई थी ताकि वो अपने मामा के घर जा सके। लेकिन जैसे ही पराग वहां से निकला, वो बस से नीचे उतर आई थी और वापस लौट आई। वो अभी घर पहुंची ही थी कि उसके मोबाइल पर पराग की कॉल आने लगी। एक पल को वो घबरा गई थी, लेकिन फिर हिम्मत करके उसने कॉल रिसीव कर ली। पराग बोला, तुम ठीक हो ना हर्षा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पराग के शब्दों में फिक्र झलक रही थी। प्रॉब्लम तो अब शुरू होंगे भाई, हर्षा ने गुस्से में कहा। तुम मामा के घर तब तक रहोगी जब तक मैं दोबारा तुमसे संपर्क न करूं। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? क्या मुझसे सारे रिश्ते तोड़ने लगे हैं? हर्षा का दिल घबराने लगा। हाँ, तोड़ने पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कल को तुम्हारे लिए कोई मुश्किल खड़ी हो। पराग ने जैसे उसे धीरे से समझाया। मेरे लिए या फिर अपने लिए डर रहे हैं? आपको ये डर है कहीं मेरे जरिए चौधरी परिवार आप तक पहुंच न जाए और आपको आपकी ईशा से अलग न कर दे। तो बेफिक्र रहे, मैं खुद आपसे कोई संपर्क नहीं करूंगी, चाहे कैसी भी मुश्किल क्यों ना आए। और आप भी दोबारा मुझे कॉल मत कीजिएगा। हर्षा ने गुस्से से कहते हुए कॉल काट दी। काश उसे पता होता ये उसके भाई से आखिरी बार बात हुई थी। इसके बाद वो कभी भी अपने भाई की आवाज़ सुन न सकेगी। अगर उसे ये सब पता होता तो वो कॉल कभी न काटती। दूसरी तरफ पराग ने भारी दिल से मोबाइल से सिम निकाली और उसे तोड़ दिया। आई एम सॉरी हर्षा, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि ईशा के बिना जी लूँ, लेकिन ये मेरी मोहब्बत पर एक बड़ा सवालिया निशान बन जाता। जानता हूँ इस वक्त मुझसे नाराज हो तुम, लेकिन भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द मैं तुम्हें मना लूँगा। वो मन ही मन अपनी बहन से बातें करते हुए संतोष था, लेकिन ये नहीं जानता था अब उसकी बहन के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। हर्षा की ज़िंदगी में एक ऐसी कयामत आने वाली थी जो उसे दुखों के समंदर में धकेलने वाली थी। कहाँ जा सकती है वो? ढूंढो उसे। मुझे हर हाल में सुबह की रोशनी से पहले वो चौधरी हवेली में वापस चाहिए, वरना तुम सबको घाट उतार दूंगा। ध्रुव चौधरी ने अपने आदमियों पर गुस्से से दहाड़ते हुए मोबाइल जमीन पर पटक दिया। दूसरी तरफ किरण जी बेहद परेशान थी। उन्हें ईशा की बहुत फिक्र हो रही थी। ध्रुव उनका सौतेला बेटा था, लेकिन ईशा उनकी सगी बेटी थी। इस वक्त वे ध्रुव की तेज नजरें अपने ऊपर महसूस कर रही थीं और शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थीं। कल रात ही तो उन्होंने ध्रुव को ताना मारा था कि उसकी माँ किसी के साथ भाग गई थी, और अभी सुबह भी नहीं हुई थी कि भगवान ने उनके अपने ही शब्द उन्हें वापस लौटा दिए। उस घमंडी औरत की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। आज पहली बार वो तकलीफ में थी। ध्रुव इस वक्त पूरे इलाके में अपने आदमियों को दौड़ा रहा था। रात के अंधेरे में ही उसे खबर मिल चुकी थी कि उसकी बहन घर की दहलीज पार कर चुकी है। अब वो गुस्से में अपने आदमियों से हर कोना छान मरवा रहा था, लेकिन ईशा का कहीं भी कोई निशान नहीं मिला। उसने अपना मोबाइल भी घर पर छोड़ दिया था, जिसमें अब ध्रुव चौधरी ये पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि उसका किन किन लोगों से संपर्क था, और फिर उसे मिल ही गया जो वो ढूंढ रहा था। हाँ, नंबर तो नहीं मिला, लेकिन गैलरी में एक तस्वीर जरूर मिली थी। उस तस्वीर में ईशाल एक लड़की के साथ खड़ी थी और उसके साथ एक लड़की भी थी जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। वो उस लड़के को नहीं जानता था, लेकिन उस काले मास्क वाली लड़की को उसने सिर्फ आंखों से ही पहचान लिया था। हो ना हो, इतनी करीबी दोस्ती है, कुछ तो जानती ही होगी। ध्रुव की तेज नजरों से उनके बीच की नज़दीकियां छिपी नहीं थीं। वो अच्छी तरह जानता था उसकी बहन का और इस लड़की का आपस में कितना अच्छा दोस्ती का रिश्ता था। अब जब वो उस लड़की को जानता था तो उसका पता निकालना कौन सा मुश्किल काम था। ध्रुव, कहाँ जा रहे हो? मेरी ईशा का पता लगा लिया क्या? जैसे ही ध्रुव चौधरी गुस्से में दरवाजे की ओर बढ़ा, किरण जी की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए।
भगवान से प्रार्थना करें अंधेरा छटने से पहले मिल जाए, वरना अगर सुबह का सूरज चढ़ गया तो उसे मौत से भी बदतर सजा मिलेगी। वो गुस्से से गुर्राता हुआ बाहर निकल गया और पीछे किरण रोने लगी। ध्रुव अपने आदमियों को लेकर उस घर की ओर बढ़ चुका था जहां जाने की उसने कभी सोची भी न थी। काफी देर तक सोचते सोचते हर्षा की आंख बड़ी मुश्किल से लगी थी कि तभी बाहर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। उसकी आंख फौरन खुल गई, दिल जोर से धड़कने लगा, सांस जैसे सीने में अटक गई। अब दरवाजा और तेज बजने लगा था। हर्षा ने जल्दी से उठकर कमरे के दरवाजे को लॉक कर दिया। इतने में जो भी था उसने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। पूरे घर की तलाशी लो, ध्रुव चौधरी की गूंजती हुई आवाज अंदर तक सुनाई दे रही थी और डर के मारे हर्षा ने तो अपनी सांसें तक रोक लीं। ध्रुव का डर बहुत पहले ही उसके दिल में घर कर चुका था और आज 1 साल बाद वे फिर आमने सामने थे। हर्षा ने अपनी आंखें मजबूती से भींच लीं। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से धमक होने लगी। हर्षा ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीखों को दबाया, लेकिन आखिरकार वो दरवाजा भी टूट गया। ध्रुव चौधरी अंदर दाखिल हुआ तो हर्षा घबराकर पीछे हटी। उसकी हरी आंखों को वो भला कैसे भूल सकता था, लेकिन आज भी उसके चेहरे पर वही डर और खौफ था जो उसे और भी हसीन बना रहा था। पर इस वक्त ध्रुव चौधरी को वो सिर्फ अपनी मुजरिम की बहन के अलावा कुछ और नहीं दिख रही थी। कहाँ है मेरी बहन? उसके सख्त शब्दों पर हर्षा का दिल डूबकर उभरा। वो अपने कदम पीछे लेती दीवार से जा लगी। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, बताओ मुझे, कहाँ है मेरी बहन? इस बार वो पूरी ताकत से गरजा, जिससे हर्षा की सांसें थम सी गई थीं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। डैम, सांस लो। ध्रुव ने उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर झकझोर दिया तो वो अचानक गहरी सांसें भरने लगी। कहाँ है मेरी बहन? कहाँ लेकर गया है उसे तुम्हारा भाई? बोलो, जवाब दो। अब वो सच में उसे इतना डरा चुका था कि उसकी आवाज़ हर्षा के कानों तक ठीक से पहुंच भी नहीं रही थी। मुझे नहीं पता। मुश्किल से धीमे से उसके होंठों से ये शब्द निकले। झूठ मत बोलना तुम। उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा उसने अपने करीब कर लिया। तुम सब जानती हो, तुम और तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को ट्रैप किया है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, उसके बाद ऐसी सजा दूंगा जिसे तुम्हारी नन्ही सी जान सह नहीं पाएगी। ध्रुव चौधरी की ठंडी आवाज में कहे गए इन शब्दों पर हर्षा की सांसें जैसे हलक में अटक गईं। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। हर्षा रो पड़ी, लेकिन ध्रुव पर उसके आंसुओं का कोई असर न हुआ। तुम ऐसे नहीं मानोगी। वो उसे हाथ से पकड़कर कमरे की दहलीज तक लाया। ध्रुव, उसने तड़प कर ध्रुव चौधरी को पुकारा तो एक पल के लिए उसके कदम रुक गए। दोनों की नज़र पल भर के लिए मिली थी। मेरा दुपट्टा, उसके लबों से बस यही निकला। ध्रुव जानता था वो खुद को छुपा कर रखती थी। आज तक कभी भी वो बाहर बिना दुपट्टे के नहीं निकली थी, लेकिन आज उसका शरीफ बनना उसे जहर लग रहा था। मेरे सामने ये सती सावित्री बनने का नाटक बंद करो। तुम्हारे भाई ने मेरी इज्जत को रौंद डाला है और अब तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यहाँ से इतनी इज्जत देकर लेकर जाऊँगा? तुम्हारी सांसों के साथ ले जा रहा हूँ। इसी पर शुक्र मनाओ, क्योंकि इस वक्त मेरा दिल कर रहा है तुम्हारा ऐसा हाल करूँ कि तुम्हारा भाई तड़प उठे जैसे मैं इस वक्त तड़प रहा हूँ। ध्रुव चौधरी ने उसकी कलाई को पकड़कर इतनी जोर से अपनी ओर खींचा कि वो उसके फौलादी सीने से जा टकराई। हर्षा की आंखों में इस वक्त बस अविश्वास था। वो इस कदर निर्दयी और बेरहम कैसे हो सकता था? अब वो उसे खींचते हुए दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। ध्रुव ने उसे गाड़ी में लगभग पटकने वाले अंदाज में बिठाया और फिर तेजी से गाड़ी चौधरी हवेली की ओर मोड़ दी। पराग और ईशा कुछ ही देर बाद एक साथ बैठे थे। किसी को भी उनकी इस हरकत पर शक नहीं हुआ, बल्कि किसी का भी ध्यान उनकी ओर नहीं था। तुम ठीक हो ना? पराग ने बहुत ही प्यार से ईशा का हाथ थामा। मुझे डर लग रहा है, कहीं भाई हम तक पहुंच ना जाए। अगर भी हमें पकड़ लेंगे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ईशा के दिल का डर उसकी जबान पर आ गया। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उसे इतनी बुरी तरह चकमा देकर आया हूँ कि वो हमें कभी ढूंढ नहीं पाएगा। बस तुम फिक्र मत करो। एक बार हम मुंबई पहुँच जाएं तो सबसे पहले मैं शादी का इंतजाम करता हूँ। मुझे तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ इस पवित्र रिश्ते में बांध कर रखना है। पराग के शब्दों और अंदाज में ईशा के लिए बेइंतहा मोहब्बत और सम्मान भरा हुआ था। इस वक्त वो अपने इश्क के जज्बे में डूबा हुआ था। सब कुछ ताक पर रखकर अपनी मोहब्बत को अमर करने जा रहा था। आखिर ऐसे कहाँ जा सकती है अचानक से? कुछ तो पता होगा। कैसी माँ हो तुम जो ये तक नहीं जानती कि तुम्हारी बेटी रात के अंधेरे में कहाँ चली गई? कमलेश चौधरी ने अपनी बीवी को काफ़ी खरी खोटी सुनाई। वो आज ही विदेश से लौटे थे और किरण चौधरी उन्हें ये पूरी बात बता रही थी। मुझे नहीं पता चौधरी साहब कब और कैसे वो घर छोड़कर चली गई। प्लीज़ आप ध्रुव से कहिए, वो उसे ढूंढ निकालेगा। वो उसे कुछ न कहे, मेरी बच्ची मासूम है।
वो बिलख बिलख कर रो पड़ी। मासूम? आपकी वो बेटी जो रात के अंधेरे में घर छोड़कर चली गई, वो मासूम है? कमलेश चौधरी ने इस बार सख्त शब्दों में कहा। उनका बस नहीं चल रहा था किरण चौधरी का गला, जिन्होंने अपनी बेटी की परवरिश में इतनी बड़ी कमी कर दी। ऐसे मत कहिए चौधरी साहब, इकलौती बेटी है मेरी, उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? वो मेरी भी बेटी है किरण, कमलेश चौधरी ने ठंडे शब्दों में कहा। लेकिन जब बेटे या बेटियां इज्जत पर दाग लगाएं तो सिर्फ मौत ही लाज रखती है। वो अपना गुस्सा काबू में रखते हुए बाहर निकल गए थे। सुबह का सूरज चौधरी हवेली को दुखों में डुबोने वाला था। ध्रुव चौधरी ने हर्षा को हवेली के कैद खाने में बंद कर दिया। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन ध्रुव ने उसकी एक न सुनी। दरवाजा बंद करते हुए उसने उसे अंधेरे कमरे में छोड़ दिया। वो इस वक्त बेहद गुस्से में था। वो नहीं चाहता था अपना गुस्सा उस लड़की पर उतारे, इसलिए फिलहाल उसे एक स्टोर रूम में बंद कर दिया और खुद हवेली के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ा, जहां से कमलेश चौधरी बाहर निकलते हुए उससे टकरा गए। ध्रुव, कहाँ थे तुम? और ईशा का पता चला? कमलेश चौधरी की परेशान आवाज पर ध्रुव चौधरी ने अपने घने बालों में हाथ फेरा। लग जाएगा पता, मैं लगाकर ही दम लूंगा। लेकिन एक बात साफ सुन लीजिए, ईशा को मेरे हाथों से कोई बचा नहीं सकता। वो जिस लड़के के साथ भागी है उसी के साथ उसे जिंदा जमीन में याद रखिएगा, और अपनी सो कॉल्ड वाइफ को भी बता दीजिए। ध्रुव चौधरी गुस्से से पिघलता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ा। कमलेश चौधरी ने अफसोस में सिर हिलाया। वो भी ध्रुव से सहमत थे। साफ था उनकी बेटी उनकी इज्जत की अर्थी निकाल कर जा चुकी थी, तो वो उसे कैसे माफ कर सकते थे? और वो ये भी जानते थे ध्रुव चौधरी ने जो कुछ कहा है वो करके दिखाएगा। ईशा जहां मर्जी जाकर छिप जाए, ध्रुव उसे ढूंढ ही निकालेगा। आज तीसरा दिन था और वो मुंबई की हदों में दाखिल हो चुके थे। पराग ने अपने दोस्त से कहकर शादी का सारा इंतजाम भी करवा दिया था। हम यहाँ से सीधे उसके फार्म हाउस जाएंगे, वहाँ हमारी शादी होगी और फिर हम एक किराए का घर लेंगे। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना है। अपना यकीन मुझ पर कभी मत खोना, और मैं वादा करता हूँ तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। तुम्हें वो सारी खुशियाँ देने की कोशिश करूँगा जिनकी तुम हकदार हो। बस से उतरती हुई वो दोनों एक दूसरे से ये वादा कर रहे थे। ईशा अपनी मोहब्बत की संगत में बहुत खुश थी, बल्कि उसे खुद पर गर्व था कि उसे सच्ची मोहब्बत करने वाला हमसफर मिल रहा था। काश उसके घर वाले इतने खुले विचारों के होते और उसकी मोहब्बत को स्वीकार करके उसकी शादी हंसी खुशी कर देते, तो उसे ये कदम उठाना ना पड़ता। लेकिन वो अच्छे से जानती थी वो चौधरी थे, मर जाते लेकिन अपने से नीचे खानदान में उसकी शादी न करते। सड़क पार करते हुए अचानक ईशा का हाथ पराग के हाथ से छूट गया। पराग ने सामने से आती बड़ी ट्रक को देख लिया था। उसके पास अब और वक्त नहीं था कि खुद को और ईशा को बचा सके। एक पल की देरी किए बिना ईशा की ओर भागा था। उसने ईशा को धक्का दे दिया। वो दूर जाकर गिरी और उसी पल वो ट्रक पराग को कुचलता हुआ आगे निकल गया। पराग! ईशा की चीख पूरे माहौल में गूंज उठी थी। पराग ने हसरत भरी नजरों से अपनी मोहब्बत को देखा, जिसके संग वो अपनी दुनिया बसाने जा रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ईशा दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। पराग, पराग, आंखें खोलो प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं मर जाऊंगी। वो रोए जा रही थी, उसे झंझोड़ रही थी, लेकिन पराग अपनी आंखों में अपनी मोहब्बत का चेहरा बसाए हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद कर गया। पराग! ईशा की दिल दहला देने वाली चीख पूरे इलाके में गूंज उठी थी। सड़क पर खून बहता जा रहा था। कोई भी तो नहीं था जो मदद को आता। ईशा बस सिसकती चली जा रही थी। अनजान शहर में पराग उसे अकेला छोड़ गया था। कोई है? प्लीज कोई है तो दरवाजा खोलो। आज 2 दिन हो चुके थे। वो भूखी प्यासी कैद खाने में निढाल पड़ी थी। अब तो उसमें चीखने चिल्लाने की भी ताकत नहीं बची थी। प्यास से हलक में कांटे चुभ रहे थे। उसे लग रहा था वो करीब है मौत के। तभी दरवाजा खुला और ध्रुव चौधरी अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ एक नौकरानी भी थी, जिसके हाथ में खाने की ट्रे थी। हर्षा ने मुश्किल से सिर उठाकर ध्रुव की ओर देखा। बहुत तेज है तुम्हारा भाई। आज 3 दिन हो गए, अब तक पता नहीं लगा सका कि वो कहाँ चला गया है। पर अब तुम बताओगी वो कहाँ है? वो उसके सामने कुर्सी टिकाए टांग पर टांग जमाए बैठे उसे डराने की कोशिश कर रहा था। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। सच कह रही हो? लेकिन ये तो सच जानती होगी कि मेरी बहन और तुम्हारे भाई के बीच क्या रिश्ता था, या वो भी नहीं जानती? उसके सवाल पर हर्षा ने गहरी सांस ली। प्यार करते हैं एक दूसरे से। इस बार उसने बहुत हिम्मत से जवाब दिया, जिससे ध्रुव चौधरी का गुस्सा और बढ़ गया। तुम और तुम्हारा भाई दोनों ने मेरी मासूम बहन को फंसाकर उसे भगाने पर उकसाया। तुम्हारी और तुम्हारी भाई की जान मैं खुद लूंगा।
आपकी बहन कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी। मेरे भाई ने भगाया और वो भाग गई। प्यार करती थी वो मेरे भाई से, सच्चा प्यार। आप उनके प्यार में रुकावट बन रहे थे और फिर इसीलिए वो दोनों भाग गए। और ये आपकी मर्दानगी है कि आप मुझे यहाँ ले आए। धिक्कार है आप पर और आपकी मर्दानगी पर। वो 2 दिन से भूख प्यास से बेहाल थी, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने ध्रुव चौधरी को खरी खोटी सुना दी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। नौकरानी के हाथ में पकड़ा हुआ खाना ध्रुव ने एक झटके से दूर फेंक दिया। ये इसके लायक नहीं, इसे खाना भी दिया जाए। पंडित रूपेश को कॉल करके अभी इसी वक्त हवेली बुलाओ। इस लड़की को अब मैं बताऊंगा कि मेरे अंदर कितनी मर्दानगी है। ध्रुव चौधरी गुस्से से अपनी जगह से उठा। उसके शब्द सुनकर हर्षा के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अंदाजा नहीं था कि वो उसकी बात का इतना गलत मतलब निकाल लेगा। थोड़ी देर बाद उसे कैद खाने से हवेली के अंदर ले जाया गया। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से अंदर दाखिल हुई तो सामने ही पंडित जी बैठे हुए थे। उनके साथ साथ 2-3 लोग और भी थे। पंडित जी, हम दोनों की शादी करवाएं, अभी और इसी वक्त। अचानक ध्रुव चौधरी के शब्दों ने वहां का सन्नाटा तोड़ा था। मैं ये शादी नहीं करूंगी, किसी भी हालत में नहीं करूंगी, चाहे तो मेरी जान ही क्यों न ले लो। मुझे ये शादी नहीं करना, वो लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोली। कमलेश चौधरी ने अपने बेटे पर एक सख्त नज़र डाली और अपनी जगह से उठकर खड़े हुए। उसने हर्षा का बाजू पकड़कर उसे दूसरे कमरे में ले जाकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया और उसे दीवार से सटा दिया। अगर तुमने शादी से इनकार किया तो तुम्हारे भाई के ऐसी जगह मारूंगा कि तुम्हें अपने भाई की बहन होने पर अफसोस होगा। अगर उसकी जान चाहती हो तो ये शादी तो करना ही होगा, वरना शादी के बिना ही तुम्हें अपनी मर्दानगी दिखा सकता हूँ। और तुम जानती हो ना, ध्रुव चौधरी जो कहता है वो जरूर करता है। भूली तो नहीं होना मुझे। उसकी फुफकार पर हर्षा ने घबराई हुई नजर उठाकर ध्रुव चौधरी को देखा था। सहमी हुई नजरों से वो उसकी ओर देखे जा रही थी। तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारी हालत और भी बुरी हो। अगर बिना शादी के तुमसे रिश्ता जोड़ूं तो क्या तुम ये चाहोगी? इसीलिए चुपचाप इस शादी के लिए मान जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। हर्षा ने चक्कर खाते सिर के साथ खुद को संभालने की कोशिश की। वो ध्रुव चौधरी के सहारे ही खड़ी थी। अगर वो जरा सा भी पीछे हटता तो हर्षा जमीन पर गिर जाती, लेकिन ध्रुव उसकी हालत देख चुका था, इसीलिए उसने एक पल के लिए भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था। और फिर कमलेश चौधरी की मौजूदगी में ये शादी हो गई, जिसे ना तो हर्षा करना चाहती थी और ना ही ध्रुव चौधरी, लेकिन एक जिद थी जिसने इन दोनों को एक शादी के रिश्ते में बांध दिया था। और आगे इस रिश्ते का क्या अंजाम होना था कोई नहीं जानता था। मुझे समझ नहीं आ रहा ध्रुव, जिस लड़की के भाई ने मेरी इज्जत पर वार किया, मेरी बेटी ईशा को लेकर घर से भाग गया, तुमने उसी की बहन से शादी कर ली। आखिर करना क्या चाह रहे हो? कमलेश चौधरी को ध्रुव चौधरी की शादी की कोई वजह समझ न आई थी। आप नहीं समझेंगे पापा, बस 2 दिन और ईशा आप लोगों के सामने होगी। इतना कहकर वो अपने कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन रास्ते में किरण ने उसे रोक लिया और फिर वो उनके हाथों बुरी तरह फंस चुका था। ध्रुव चौधरी ने शादी होने के बाद हर्षा को अपने कमरे में भेज दिया था और अब वो उसे उन शब्दों की सजा देने वाला था जो उसने ध्रुव के लिए कहे थे। जैसे ही ध्रुव कमरे में आया, हर्षा घबराकर तुरंत अपनी जगह से उठी। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत दिखाकर अपने पैरों पर खड़ी रही और सहमे हुए अंदाज में उसने ध्रुव चौधरी की ओर घबराई नजरों से देखा, जो इस वक्त ज्वालामुखी बना उसी की ओर बढ़ रहा था। वो जानती थी कि अब उसे अपने ही कहे शब्दों की सजा मिलने वाली थी। उसने ध्रुव के अंदर सोए हुए शैतान को जगा दिया था। अब उसे ध्रुव के क्रोध से कोई बचा नहीं सकता था। वो अकेली रह गई थी इस भीड़ भरे अजनबी शहर में। उसका अब कोई भी नहीं था। पराग के बेजान वजूद को एम्बुलेंस वाले उठाकर ले गए थे, लेकिन वो वहीं बनी बैठी रही। सुबह से शाम हो गई, वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। वो यहाँ पराग के साथ घर बसाने आई थी, लेकिन उसका घर बसने से पहले ही उजड़ गया। उसका पराग उसे छोड़कर चला गया। ए लड़की, कौन है तू? एक बूढ़ी औरत वहाँ आई और उसे पुकारा। ईशा ने गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखा। वो कोई भिखारन थी जो गुस्से से ईशा को घूर रही थी। ए, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? चल हट यहाँ से, ये मेरा इलाका है, उस बूढ़ी औरत ने गुस्से से कहा। ईशा चुपचाप अपना बैग सीने से लगाए वहाँ से उठी और छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए फुटपाथ पर चलने लगी। वो बेसुध सी चली जा रही थी कि अचानक एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। ईशा ने कोई ध्यान न दिया, लेकिन गाड़ी से उतरने वाले ने उसे जबरदस्ती उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वो बूढ़ी औरत दूर से ये सब देख रही थी।
गाड़ी ईशा को वहां से लेकर जा चुकी थी और वो औरत अपना सामान एक तरफ रखकर अपने काम में लग गई, जैसे ये रोज की बात हो। तुमने हिम्मत कैसे की मुझ पर उंगली उठाने की? तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुमने मेरी मर्दानगी को ललकारा है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। एक तरफ तुम्हारा भाई मेरी बहन को भगा कर ले गया और दूसरी तरफ तुम मुझ पर उंगली उठा रही हो। मुझ पर? ध्रुव चौधरी पर। अपने भाई के किए का भी भुगतान तुम ही भुगतोगी। ध्रुव चौधरी पर इस वक्त शैतान बुरी तरह हावी हो चुका था और जो कुछ उसके साथ पराग ने चाल चली थी वो सही और गलत की समझ बूझ भूल चुका था। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, थू है तुम्हारी मर्दानगी पर। वो हर्षा के ये शब्द अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। वो ध्रुव चौधरी था, दुनिया को अपनी जूती की नोक पर रखने वाला, और उस लड़की ने एक नौकरानी के सामने उसकी मर्दानगी पर उंगली उठाई थी। वो कैसे इस बात को बर्दाश्त करता? प्लीज़ ध्रुव, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती से वो बात निकल गई, वो रोते हुए बोली। लेकिन ध्रुव ने उसकी एक न सुनी। उस पर शैतान इस कदर हावी हो चुका था कि वो ये भी भूल गया सामने खड़ा नरम और नाजुक वजूद उसकी शिद्दतों को सह नहीं पाएगा। उसने गुस्से में अपने सामने खड़े उस नादान वजूद पर अपनी क्रूरता उंडेल दी और अब गुस्सा ठंडा हुआ तो गहरी नींद सो गया, जबकि हर्षा का बेहोश वजूद आज भगवान से रो रो कर गुहार लगा रहा था। बिना किसी कसूर के उसे सजा दे दी गई थी और वो ये सजा सहते हुए कितना तड़पी थी, या तो वो जानती थी या फिर उसका भगवान जानता था। वे 3 लड़के थे, उन्होंने अपने आप को सुकून देने के बाद ईशा को एक कमरे में बंद कर दिया था। वो बेबस लाचार जमीन पर पड़ी अपनी लुटी पिटी हालत का मातम मना रही थी। उसके तो आंसू भी नहीं निकल रहे थे। वो इसे अपनी सजा समझ रही थी। घर से भागने वाली लड़की के साथ यही तो होता है। इस बार एक आंसू उसकी आंख से गिरा। एक हिचकी लेते हुए उसे अपने भाई ध्रुव की शिद्दत से याद आई, जो उसकी रक्षा अपनी जान से भी ज्यादा करता था। उसे छोड़कर सबके सामने अपने घर वालों की इज्जत का कचरा बनाकर वो अपना घर बसाने चली थी, तो फिर भगवान उसे साया कैसे देता? एक तरफ वो अपने किए पर रो रही थी तो दूसरी तरफ ध्रुव चौधरी अपनी कठोरता से हर्षा को रूबरू करवा चुका था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका सिर भारी हो रहा था। औंधे मुंह लेटे उसने मुश्किल से अपना सिर उठाया। खुद को शर्टलेस देखकर वो झटके से पलटा। अपने बहुत करीब सोए वजूद को देखकर वो अचानक उठ बैठा। हर्षा की पीठ उसकी तरफ थी। उसकी पीठ को देखकर वो उस पल हजारों मौतें मर गया था। उसे यकीन नहीं आया वो इस मासूम को तड़पा चुका है। रात के उन बेरहम लम्हों को याद करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में एक भी पल न आया। अगर मैं होश में होता तो, अगर मुझे याद होता कि मैंने इस मासूम लड़की पर कितना जुल्म किया। वो झटके से बिस्तर से उठा और दूर हटता चला गया। ये मैंने क्या कर दिया? मैं जालिम हो सकता हूँ, गुस्सैल, हर धर्म जिद्दी सब कुछ हूँ, लेकिन इतना गिरा हुआ एक मासूम को मैंने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ध्रुव चौधरी ने पास रखा बाज उठाकर जोर से सामने शीशे की ओर फेंका। शीशा पल भर में चकनाचूर हो गया, लेकिन इतने शोर की आवाज में भी हर्षा के वजूद में कोई हलचल न हुई। अगले ही पल ध्रुव को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो घबराकर तेजी से उसकी ओर लपका और उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ा। जैसे ही उसने हर्षा को छुआ उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने जलती भट्टी को छू लिया हो। वो तेज बुखार में तप रही थी। हर्षा, हर्षा, ओपन योर आइज। डैम, आंखें खोलो यार। वो बुरी तरह घबरा गया था। अपनी ज्यादती पर भी उसे याद आ रही थी, लेकिन अपनी बहन की याद करके वो खुद को अभी सही ठहरा रहा था। उसने कंबल हटाया तो एक पल के लिए उसके हाथ कांप उठे। उसके वजूद पर अपनी शिद्दतों के निशान देखकर उसने खुद से नजरें चुरा लीं। अगले ही पल खुद को संभालते हुए वो हर्षा को बाहों में भरता हुआ बाथरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर चुका था। जैसे ही ठंडा बर्फ जैसा पानी उस पर गिरा, अर्ध मूर्छित हालत में हर्षा ध्रुव के सीने से जा लगी। उसे अचानक झटके महसूस हुए। वो दूर होना चाहती थी, लेकिन ध्रुव ने उसे अपने सीने से लगाए काबू कर रखा था। ठंडे पानी से दोनों भीगते जा रहे थे। हर्षा पानी से बचने के लिए ध्रुव के सीने में पनाह ले रही थी। वो इस वक्त जिस हालत में थी, अगर होश में होती तो शायद ध्रुव के सामने आंख तक न उठा पाती, लेकिन इस वक्त वो बहुत शिद्दत से उससे लिपटी हुई थी और ध्रुव के सब्र का इम्तिहान ले रही थी। ध्रुव ने शावर बंद किया, उसे बाथरोब पहनाया और बाहर लाकर बिस्तर पर धीरे से लिटा दिया। उसकी इस हालत का जिम्मेदार वो खुद था, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ किसी और का भी था। एक बार फिर मैं इस्तेमाल हुआ हूँ। ध्रुव ने दर्द से आंखें मींच लीं। क्यों मैं उनकी साजिश को समझ नहीं पाया, उनकी बातों को नहीं पहचान पाया। कितनी गंदी जगह बार किया है उस औरत ने, जो कहने को सो कॉल्ड मेरी सौतेली माँ है।
जब वो अपने कमरे में आ रहा था तो किरण उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई थी और उसके मन में ऐसा जहर भरा, हर्षा के लिए उसके दिल में नफरत और भी बढ़ चुकी थी। और जब वो किरण के कमरे से निकलने लगा तो किरण ने एक गिलास में उसे कोल्ड ड्रिंक्स दी थी। ये कोल्ड ड्रिंक पियो और गुस्सा शांत करो, गुस्से से काम नहीं बनेगा बल्कि ठंडे दिमाग से काम बनेगा। उस वक्त तो वो भी गुस्से के मारे जल रहा था और खुद को ठंडा करना चाहता था, इसीलिए किरण का दिया हुआ कोल्ड ड्रिंक का गिलास उसने पी लिया था। लेकिन वो नहीं जानता था किरण ने उसमें कुछ मिला रखा था। वो नशे की हालत में हर्षा के साथ क्या कर गया था उसे कुछ नहीं पता चला था। लेकिन जब होश में आया तो उसे खुद से ही घिन महसूस हो रही थी। ध्रुव के दिल में किरण के लिए और भी ज्यादा नफरत भर गई। इसी बीच हर्षा ने नींद में ही दर्द से कराहते हुए करवट बदली। उसके पूरे जिस्म में दर्द की लहरें उठ रही थीं। हर्षा, तुम ठीक हो? ध्रुव उसके पास बैठ गया। आज 1 साल पहले वाला ध्रुव लौट आया था, जो अपनी इस पवित्र मोहब्बत का कायल था। लेकिन एक गलत फहमी पर उसने उसे छोड़ दिया था। हाँ, उसने सुना था कि वो किसी और से मोहब्बत करती थी, इसीलिए वो हर्षा से दूर होता चला गया। वो हर्षा से अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाला था, लेकिन फिर वो हर्षा को हर बात पर टॉर्चर करने लगा। हर्षा और ध्रुव चौधरी एक ही यूनिवर्सिटी में थे। वो सीनियर था और हर्षा ने अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। बहुत वक्त पहले उन्होंने एक दूसरे से लड़ते झगड़ते ही गुजारा था। अगर हर्षा को किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता था तो वो था ध्रुव के गुस्से से। जब भी वो गुस्से में उसे घूर कर देखता, हर्षा का दिल धक से रह जाता था। और जब वो यूनिवर्सिटी छोड़कर विदेश चला गया तो सबसे ज़्यादा खुशी हर्षा को ही महसूस हुई थी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि सबसे ज़्यादा मिस भी वही करेगी। वो दिल ही दिल में उसे चाहने लगी थी और अब उसके चले जाने के बाद उसे इस चाहत का एहसास हुआ था। लेकिन अब वो क्या कर सकती थी सिवाय अंदर ही अंदर तड़पने के, क्योंकि वो जान का दुश्मन तो हिंदुस्तान छोड़कर चला गया था। वो ठीक तो है ना डॉक्टर? पहली बार ध्रुव चौधरी के शब्दों में अपनी बहन के अलावा किसी और के लिए भी फिक्र झलक रही थी। जी, वो ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी। ये ड्रिप ख़त्म होते ही आप इन्हें हल्का फुल्का खाना दीजिएगा। शायद इन्होंने बहुत कम खाया है, इसीलिए इन्हें काफ़ी कमजोरी हो गई है। और डॉक्टर को सोचकर रुकी थी। उसने ध्रुव चौधरी को सिर से पांव तक एक सख्त नज़र से देखा था और ध्रुव चौधरी डॉक्टर की नज़रों का मतलब समझकर शर्मिंदा सा हो गया था और डॉक्टर से नज़रें चुराने लगा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहने लगी, अभी उनकी हालत ऐसी नहीं है कि आप उनसे कोई भी करीबी रिश्ता बनाएं। उन्हें पहले ठीक हो लेने दें, तब तक खुद को संभाल कर रखें मिस्टर ध्रुव चौधरी। डॉक्टर हर्षा के जिस्म के गहरे निशान तो नहीं देख पाई थी, लेकिन उसकी शिद्दतों के निशान उसकी गर्दन पर साफ चमक रहे थे, जिन्हें वो चाहकर भी छुपा नहीं पाया था। डॉक्टर की बात सुनकर उसने रुख फेर लिया। वो शर्मिंदा था, लेकिन कोई सामने वाला उसे और भी ज़्यादा शर्मिंदा करे ये उसे कबूल नहीं था। ध्रुव ने डॉक्टर को दरवाजे तक छोड़ा और खुद वापस अंदर आ गया। ध्रुव हर्षा की दवाइयाँ देख रहा था कि अचानक मोबाइल पर बजती कॉल पर चौंका। आगे बढ़कर हर्षा का बुखार चेक किया, जो अभी भी काफ़ी तेज़ था, लेकिन लगातार बजती कॉल ने उसका ध्यान भटका दिया। मोबाइल स्क्रीन पर अननोन नंबर देखकर वो बुरी तरह चौंका। हेलो। फ़ोन रिसीव करते ही उसने फ़ोन कान से लगाया। भैया, भैया, मैं आपकी ईशा। भैया प्लीज़, भैया मुझे बचा लें, भैया मुझे बचा लें, वो मुझे मारते हैं। भैया मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लें। वो तड़प रही थी, सिसक रही थी। उसकी आवाज़ सुनते ही सामने वाला उसका भाई जैसे भूकंप की लपेट में आ चुका था। उसकी मासूम नाजो पली बहन ईशा। ईशा तुम कहाँ हो? उसने अपनी आवाज़ कहीं दूर से आती सुनाई दे रही थी। वो जो एक दुनिया को अपनी उंगली पर नचाता था, इस वक्त बेबसी की तस्वीर बना बैठा था। भैया मुंबई, भैया वो मुझे बचा लो। वो तीनों मिलकर भैया भैया कॉल कर चुकी थी। हेलो हेलो ईशा, हेलो। वो उसे पुकारता रह गया, लेकिन कॉल कर चुकी थी। दोबारा कॉल करने पर नंबर बंद जा रहा था। वो तीनों मिलकर मुझे मारते हैं, नोचते हैं। ये शब्द ध्रुव चौधरी के कानों में गूंजते ही उसे जैसे अंधेरों में धकेल दिया गया था। उसने अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ते हुए ऊंची आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर दिया कि अर्ध बेहोशी की हालत में पड़ी हर्षा भी सहम गई। सामने बेजान पड़ी लड़की का भाई उसकी बहन को उठाकर ले गया था और अब उसकी बहन किसी दरिंदे के हाथों लग चुकी थी और वो खुद पराकी बहन की देखभाल कर रहा था। उसके लिए परेशान हो रहा था। ध्रुव के अंदर एक ही कमी थी, उसे जब भी गुस्सा आता तो हद से ज़्यादा आता और उसका रिएक्शन भी उतना ही खतरनाक होता था। उसने ड्रिप को स्टैंड समेत जोर से दूर फेंका। हर्षा के हाथ की बैग पर कैनोला लगा था। खींचे जाने से उसके चेहरे पर दर्द के गहरे असर उभरे और कैनोला उतरते ही उसके हाथ से खून बहना शुरू हो गया। लेकिन ध्रुव ने कोई परवाह नहीं की।
अगर वो होश में होता तो जरूर परवाह करता, लेकिन इस वक्त तो वो अपने आपे से बाहर हो रहा था। और हर्षा की किस्मत अच्छी थी कि वो होश में नहीं थी, वरना इस वक्त वो ध्रुव के गुस्से का सबसे बुरा शिकार बनती। ध्रुव चौधरी ने मोबाइल उठाते ही मुंबई की टिकट्स बुक कराई और अनजान नंबर अपने दोस्त को फॉरवर्ड करते हुए उसकी लोकेशन ट्रेस करने को कहा। गहरी सांस भरते हुए उसकी नज़र फर्श पर गिरी। हर्षा के खून की लकीरों पर पड़ी जो फर्श को लाल कर रही थी। जबरन होंठ भींचते हुए ध्रुव ने उसके हाथ पर बैंडेज लगाई और फिर उसके सिर के पीछे से हाथ गुजारते हुए उसके अर्ध बेहोश वजूद को अपने करीब किया। हर्षा, तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। जैसे मेरी बहन को तुम्हारे भाई ने तड़पाया है, उसके साथ जो कुछ किया है उसका बदला जब तक तुमसे न ले लूं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मेरा इंतजार करना, वापस आकर तुमसे हिसाब लूंगा। वो उसके कान में फुसफुसाते हुए उसके कान की लौ को जोर से काटता है और फिर उठकर बाहर आ जाता है। बाहर निकलते ही उसकी नज़र सावित्री मौसी पर पड़ी। वो उसकी पुरानी और वफादार नौकरानी थी, जिन पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकता था। उन्हें सब समझाकर अब वो मुंबई की फ्लाइट पकड़ चुका था, जहाँ एक तूफान आने वाला था। ईशा की आज सहन शक्ति की सीमा खत्म हो चुकी थी। वो रो रो कर बेहाल हो चुकी थी, लेकिन किसी भी को भी उस पर रहम नहीं आ रहा था। हैवान को उस पर जरा भी रहम न आया। उसे यहाँ 2 दिन हो चुके थे और इन 2 दिनों में इन तीनों मर्दों ने उसे जिस बेरहमी से कुचला था, उसे लगा कि मर जाना उससे बेहतर है। कितनी मुश्किल से उसने एक आदमी का फ़ोन चुराकर अपने भाई से संपर्क किया था, ये सिर्फ वही जानती थी। इन दरिंदों के हाथों का खिलौना बनने से अच्छा था वो अपने भाई के हाथों मर जाए। उसे अपने भाई की दी हुई मौत मंजूर थी। वो बेजान थी और बिस्तर पर पड़ी हुई थी, जबकि वो तीनों लड़के बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर सिगरेट और ड्रिंक कर रहे थे। यार, कैसे अनटच माल था, क्या ही चीज हाथ लगी है। एक ने गहरा कश लगाते हुए कहा, हाँ शायद घर से भागी है और जिसके लिए भागी थी वो उसे छोड़कर भाग गया। दूसरे ने भी सहमति जताई। यार, मेरा तो फिर से दिल मचल रहा है। इतनी नर्म नाजुक और खूबसूरत है कि दिल ही नहीं भर रहा। तीसरा दोस्त फिर से अपने बेकाबू जज्बात के आगे बेबस नजर आया। अरे सब्र रख, लेकिन इतना जल्दी दोबारा कुछ मत कर, वो लड़की मर जाएगी। उसके अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची कि वो और सह सके। वो तीनों यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स थे, बिगड़े हुए अमीरजादे। इनका काम ही नशा और ऐश करना था। हमेशा हमेशा किसी न किसी शिकार की तलाश में रहते थे। इनकी गुड लक और ईशा की बैड लक की वो इन तीनों के हाथ लग चुकी थी। यार, अब तो सब्र नहीं हो रहा, तुम दोनों कर लो सब्र, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, उसने बेकाबू होते हुए उठते हुए कहा। ये नहीं सुधरेगा, एक ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए लापरवाही से कहा। लेकिन उन्हें नहीं पता था अगले ही पल उनके साथ क्या होने वाला है। अभी थोड़ी ही देर बीती थी, अंदर से चीखने की आवाज़ आई। बाहर बैठे दोनों चौंक गए। इससे पहले वो अंदर जाकर देख पाते, उनके फ्लैट का दरवाज़ा एक धड़ाम की आवाज़ से खुला था। एक आदमी गुस्से से अंदर फ्लैट में दाखिल हुआ। गुस्से से भरा अंदर दंदनाता चला आया। 2 लड़कों को बिना शर्ट और नशे की हालत के बीच देखकर ध्रुव चौधरी को समझने में देर न लगी, ये लुटेरे ही हैं। ध्रुव ने बिना एक भी शब्द बोले बारी बारी से सीधे वार उनके नाजुक हिस्सों पर किए थे। गोलियों ने उनके होश उड़ा दिए। जो दर्द उन्हें महसूस हुआ वो बयान भी नहीं कर सकते थे। उन्हें भगवान याद आ गया था। वो दोनों वहीं पड़े तड़प रहे थे, सिसक रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन ध्रुव चौधरी को उन पर जरा भी तरस न आया। उसने उन्हें जान से नहीं मारा था, लेकिन उन्हें जीने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। अंदर से एक इंसान के चीखने की आवाज़ पर ध्रुव चौधरी उन्हें छोड़कर कमरे की ओर बढ़ा, जहां एक आदमी सिर थामे खड़ा था। अपने माथे से बहता खून देखकर चीख रहा था। बिस्तर पर लेटी हुई लड़की को ध्रुव अंदर आया तो लगा कयामत से पहले कयामत कैसी होती है। सामने बिस्तर पर अपनी बहन को इस हालत में देखकर वो मर गया था। हाँ, ध्रुव चौधरी मर गया था। अंदर ही अंदर वो बुरी तरह सिसक उठा। यहाँ का एड्रेस पता करवाने में उसे 1 दिन से ज़्यादा लग गया था और न जाने इन दिनों में उसकी बहन के साथ क्या क्या हुआ होगा। वो इससे आगे सोच ही नहीं सका था। कौन है तू और यहाँ अंदर कैसे आया? वो पास खड़ा आदमी चिल्लाते हुए बोला। तो ध्रुव ने बिना होश गंवाए उसे भी ऐसी जगह मारी कि वो दोबारा किसी लड़की को नज़र उठाकर देखने के काबिल भी नहीं रहा था। उन तीनों लड़कों की चीखें दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं, लेकिन सामने भी ध्रुव चौधरी था, जो एक बेहद बेरहम इंसान था और उस वक्त उसकी बेरहमी अपने शिखर पर थी। सामने बेहोश अपनी बहन को चादर में लपेटते हुए वो वहाँ से बहुत खामोशी से निकला। वो चाहता तो उन तीनों को मौत के घाट भी उतार सकता था, लेकिन उसने उन तीनों को जिंदा छोड़ दिया था। पर वो ना तो जिंदा में थे और ना ही मुर्दा में।
हर्षा को होश आया तो सावित्री मासी उसके पास ही बैठी थी। बेख्याली में उसका हाथ अपने माथे पर गया। उसी हाथ में उसे तेज दर्द भी महसूस हुआ। आंखें अधकुली करते हुए उसने सामने बैठी उस औरत को देखा जिसके चेहरे पर एक ममता भरी मुस्कान थी। हर्षा ने उठने की कोशिश की लेकिन उसमें हिम्मत ही नहीं बची थी। अचानक से उसे बीती रात अपने ऊपर हुए जुल्म का एक एक लम्हा याद आने लगा तो उसकी आंखों में मिर्ची सी भर गई। वो एक सिसकी भरते हुए अपने आसपास नजर घुमाने लगी। बेटा, ये खाना खा लो। सावित्री मासी उसके सामने खाने की ट्रे रखने लगी। वो खाना नहीं चाहती थी, खुद पर एक निवाला भी हराम समझती थी, लेकिन 3 दिन से भूखी प्यासी रहने के बाद उसकी जान आधी भी नहीं रही थी। सावित्री मासी ने अपने हाथों से उसे निवाले बनाकर खिलाए और वो चुपचाप खाती चली गई। वो बहुत छोटे छोटे निवाले बना रही थी। खाने के बाद उन्होंने उसे दवाई भी दी जो उसने बिना कोई शोर शराबा किए चुपचाप ले ली। अब वो फिर से नींद की वादियों में खोने लगी। सावित्री मासी वहीं उसके पास बैठ गई। उन्हें यही हुक्म था कि हर्षा को 1 सेकंड के लिए भी अकेला न छोड़ा जाए। वो धीरे धीरे उसके माथे पर हाथ रख रही थी और उसका सर सहला रही थी, जो शायद फिर से गहरी नींद में चली गई थी। मिस्टर ध्रुव चौधरी, ये एक केस है, डॉक्टर नैना ने धीरे से ध्रुव चौधरी को बताया। वो दिल पर पत्थर रखकर सुन रहा था। उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही हैं, डॉक्टर नैना ने अफसोस से कहा। वो क्या कहता, क्या बोलता? बिखरी हुई हालत में आंखें बंद किए, बेइंतहा दर्द और आंसू लिए, वो इस वक्त कहीं से भी वो अखड़ और घमंडी ध्रुव नहीं लग रहा था। इस वक्त बस वो एक टूटा हुआ इंसान लग रहा था। आईसीयू में वो अंदर दाखिल हुआ। ईशा को मशीनों से जकड़ा देखा। वो हर पल मर रहा था। अपनी खिलखिलाती बहन को इस हालत में देखकर उसका बस नहीं चल रहा था सबको आग लगा दे, लेकिन वो खुद भी तो गुनहगार थी और उसे सजा मिली थी। सजा तो ध्रुव चौधरी को भी मिली थी। वो अभी बेहोश थी, उसके जिस्म में हल्की सी भी हरकत नहीं हो रही थी। ईशा, मेरी जान, ऐसा मत करो। देखो, तुम्हारा भाई आ गया है ना, सब ठीक कर देगा। प्लीज लौट आओ अपने भाई के पास। तुम्हारा भाई बहुत प्यार करता है तुमसे, सब माफ कर देगा। बस एक बार भाई कहकर गले से लगा लो। सारी जिंदगी संभाल कर रखूंगा, कभी खुद से अलग नहीं करूंगा, वादा है मेरा। वो उसके बालों में नरमी से हाथ फेरते धीमे शब्दों में उसके कानों में बोलता जा रहा था। आंसू लगातार बह रहे थे। वो अचानक दिल में उठती टीस से पीछे हटा कि उसकी उंगली को ईशा ने थाम लिया, वही उंगली जिसे पकड़कर ईशा ने चलना सीखा था। ध्रुव चौधरी के दिल में इतना गहरा दर्द उठा कि वो वहां और रुक न पाया और बाहर निकल आया। डॉक्टर प्लीज कम। नर्स ने डॉक्टर नैना को पुकारा तो ध्रुव चौधरी तड़प कर आईसीयू की तरफ देखने लगा। वो बाहर खड़ा दर्द से दोहरा होता जा रहा था। हे भगवान, इतनी सख्त सजा मैं सह नहीं पाऊंगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरी बहन की तकलीफ खत्म कर दे मेरे भगवान। वो नादान थी, मासूम थी। वो उससे रुख फेर गया। कौन सा गुनाह हुआ जो आज ये सब? वो सोचता जा रहा था कि अचानक उसकी आंखों के सामने हर्षा का चेहरा लहराया। वो कितनी सिसकी थी, कितनी तड़पी थी उस रात में, लेकिन उसने रहम नहीं खाया था। गुस्से और नशे ने उसे किसी लायक नहीं छोड़ा था। मिस्टर ध्रुव चौधरी, पेशेंट आपसे मिलना चाहती हैं, उन्हें होश आ गया है। लेकिन डॉक्टर की बात पर ध्रुव चौधरी की सवालिया नजरें उस पर उठीं। शायद वो सरवाइव न कर सके, आप उनसे मिल लें। डॉक्टर के बोलते ही वो अंदर भागा था, जहां उसकी बहन की आंखें खुली हुई थीं। एक जख्मी मुस्कान थी उसके चेहरे पर। ईशा, मेरी जान। ध्रुव चौधरी ने उसके माथे पर प्यार किया। एक सुकून की लहर उतरी थी उसके अंदर। वो नम आंखों से मुस्कुराई थी। भाई पराग, नाम मत लो उसका मेरे सामने। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार वही है, जान से मार दूंगा मैं उसे। ध्रुव चौधरी गुस्से से चीखा। भाई, वो तो मर गया। कितने दर्द से बोला था उसने। ध्रुव चौधरी को लगा शायद उसे सुनने में गलतफहमी हुई है। धीरे धीरे टूटे शब्दों में वो सारी हकीकत खोलती चली गई और ध्रुव चौधरी का जी चाहा जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। भाई, मैं पराग से मिलूंगी अब जाकर। वो मेरा इंतजार कर रहा है। वो देखो मेरा पराग आ गया। अचानक से ईशा की सांसें गहरी हुईं। डॉक्टर ने उसे आईसीयू से बाहर निकाल दिया और वो हारे हुए अंदाज में बाहर निकलता चला गया। आज 1 हफ्ता हो चुका था। ध्रुव चौधरी उसे कहीं दिखाई नहीं दिया था। सावित्री मासी ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। वो काफ़ी बेहतर हो गई थी। लेकिन ध्रुव चौधरी का अचानक गायब होना उसे किसी अच्छे ख्याल की ओर नहीं ले जा रहा था। कहीं वो भाई और ईशा तक पहुंच तो नहीं गया, कहीं उसने उन्हें मार तो नहीं दिया।
इन्हीं सोचों ने हर्षा को चैन से नहीं बैठने दिया था। तुम होती कौन हो मुझे अंदर जाने से रोकने वाली? दरवाजे के पास से आती आवाज़ सुनकर हर्षा एकदम से चौंकी और फिर वो अंदर कमरे में दाखिल हुई। किरण गुस्से से बुरी तरह तिलमिला रही थी। तुम्हारा भाई मेरी बेटी को भगा कर ले गया और तुम यहाँ महारानी बनी अपनी सेवा करवा रही हो। उठो, अभी इसी वक्त निकलो इस घर से। वो उसके पास आई और बाजू से पकड़कर बिस्तर से खींच लिया। क्या कर रही हैं? छोड़िए मुझे। हर्षा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। किरण बीबी जी, बच्ची को छोड़ दीजिए। ध्रुव बेटा इनकी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गया है। इन्हें कुछ भी हुआ तो वो छोड़ेंगे नहीं। सावित्री मासी ने डरते हुए कहा। तुम तो चुप ही रहो, हमारे मामलों में दखल मत दो। वो गुस्से से बिखरते हुए हर्षा को बाजू से पकड़कर घर से बाहर ले जाने लगी। दहलीज पर पहुंचते ही उन्होंने जोर से उसे धक्का दिया था, लेकिन हर्षा आने वाली शख्सियत से टकरा गई, जिसने तुरंत ही उसे बाजुओं में संभाल लिया था। आज लगभग करीब 1 हफ्ते बाद वो अपने उस दुश्मन जां को देख रही थी, जिसने उसे उसके ना किए गए गुनाहों की सजा दी थी। उस शख्स की आंखें आज हर एहसास से खाली थीं, सिवाय एक एहसास के, और वो था शर्मिंदगी का एहसास। ध्रुव चौधरी ने हर्षा को खुद से लगाए किसी से कुछ कहे अंदर की ओर कदम बढ़ा दिए। ध्रुव, ये यहाँ नहीं रहेगी। इस लड़की की इस हवेली में कोई जगह नहीं। इसे यहाँ से फौरन निकालो। मुझे इसका वजूद भी यहाँ बर्दाश्त नहीं। किरण ने नफरत और हिकारत से कहा। ध्रुव चौधरी के कदम एक पल को रुके। वो किस कदर तकलीफ से गुजर रहा था ये सिर्फ वही जानता था। सारी रातें जाग जाग कर काट रहा था, अपनी तकलीफें अपने अंदर समेटे हुए था। हर्षा उसके चेहरे और आंखों को लगातार देख रही थी। उसका दिल किसी अनहोनी के डर से बैठा जा रहा था। कहीं कुछ गलत तो नहीं? भाई, हर्षा को अपने भाई की याद आई। ध्रुव, तुम सुन रहे हो ना? मैं कुछ कह रही हूँ। वो उसके सामने आकर गुस्से से गरजी। ध्रुव चौधरी का बेख्तियार हाथ उनकी गर्दन पर जा ठहरा। इस अचानक हुई घटना पर वो बुरी तरह घबरा गईं। ध्रुव चौधरी की पकड़ और भी मजबूत होती जा रही थी। हर्षा ने घबराकर जल्दी से ध्रुव चौधरी को उनसे दूर किया और वो पीछे हट गया। किरण जोर जोर से खांसने लगी। तुम जैसी औरत को इस हवेली में रहने का कोई हक नहीं। मर गई है ईशा। तुम अपनी बेटी की गुनहगार हो। ध्रुव चौधरी के शब्दों ने हवेली की दीवारें तक हिला दी। जाओ, जाकर अब मातम मनाओ। वो किरण को गुस्से से सुनाता अपने कमरे की ओर बढ़ गया, जबकि कमलेश चौधरी, जो सीढ़ियां उतर रहे थे, बुरी तरह लड़खड़ा गए और रेलिंग को पकड़कर खुद को संभाला। ईशा मर गई, ये सोचते ही सबको एक गहरा सदमा लगा। हर्षा ध्रुव के पीछे उसके कमरे में दौड़ती चली आई। आपने क्या कहा? ये झूठ है ना? हर्षा की आंखों में आंसू भरने लगे। ध्रुव चौधरी ने खींचकर उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया। उसे इस वक्त एक सहारे की जरूरत थी, एक ऐसा कंधा जिस पर वो अपने दर्द को कम करने के लिए रो सके। वो पूरी शिद्दत से हर्षा को गले लगाकर हिचकियों के साथ बेजबान रो रहा था। हर्षा ने कभी ध्रुव का ये रूप नहीं देखा था। उसने तो हमेशा उसे गुस्से से आग बबूला होते, चीखते चिल्लाते और मारते देखा था। आज पहली बार उसने उसे इस तरह टूटकर रोते हुए देखा था, लेकिन उसके आंसू हर्षा को भी तकलीफ दे रहे थे। हर्षा, रो लो यार, तुम भी रो लो। तुम्हारा भाई भी चला गया। वो उसे सीने से लगाए धीरे से बुदबुदाया और हर्षा के अंदर जैसे सब कुछ ठहर सा गया था। अगले ही पल वो उसकी बाहों में बेहोश होकर झूल गई थी। जब होश आया तो उसने खुद को ध्रुव के बहुत करीब पाया। वो बहुत चिंतित था। हर्षा के जागते ही उसके जख्म फिर से हरे हो गए और वो दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गई। उसका यूं मुंह फेर लेना ध्रुव के दिल पर भारी गुजरा। ध्रुव ने उसके पीछे से लेटकर उसे अपने बाहों के घेरे में ले लिया और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। वो अब भी रो रहा था, सिसक रहा था। हर्षा भी कुछ कम हालत में नहीं थी। उसने ध्रुव के हाथों को नहीं झटका, लेकिन कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी और धीरे धीरे ध्रुव ने सब कुछ बताना शुरू कर दिया। हर्षा को लगा था कि ध्रुव ने उनके भाई और ईशा को मार डाला है, लेकिन सच्चाई बेहद दर्दनाक थी। ये सुनकर तो उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। ईशा की तकलीफ सुनते ही एक पल को वो अपने भाई की मौत भी भूल गई थी। उसने करवट लेकर ध्रुव की ओर देखा, जो इस वक्त बिल्कुल किसी मासूम रोते हुए छोटे बच्चे जैसा लग रहा था। वो अपनी बहन के दर्द को दिल में महसूस कर रहा था, गहरे कष्ट और पीड़ा में डूबा हुआ था। मुझे माफ़ कर दो हर्षा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। इसका बदला भगवान ने मुझसे मेरी बहन की सूरत में। वो आगे कुछ बोल ही न सका और हर्षा का दिल इतना कठोर नहीं था कि वो ध्रुव को इस दर्द के लम्हों में अकेला छोड़ देती। उसके अंदर की इंसानियत ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। वो ध्रुव के सीने से लगी हुई थी। उसे भी अपना दर्द मिटाना था,
अपने भाई की मौत का गम भुलाना था। ध्रुव के सीने से लगकर वो अपने दर्द को भूल रही थी और ध्रुव को भी जैसे कोई सुकून मिलने लगा था, मानो उसके दिल से कोई भारी बोझ हट गया हो। दोनों काफ़ी देर तक अपने अपने मन का बोझ हल्का करते रहे और पता नहीं कब नींद की गहरी वादियों में डूब गए। समय आगे सरकने लगा था। शादी की पहली रात के अलावा ध्रुव की अब हर्षा के करीब जाने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि जो कुछ उसने हर्षा के साथ किया था अभी तक उसकी शर्मिंदगी दूर नहीं हुई थी। कुछ समय बाद ध्रुव चौधरी गरीबों में खाना बांटकर अभी अभी घर लौटा था। किरण और कमलेश चौधरी को भी उसने सब कुछ बता दिया था। किरण अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी और पूरी तरह नौकरों के रहमो करम पर जी रही थी। उन्हें किसी और से क्या सजा मिलती। ध्रुव चौधरी कमरे में आया तो हर्षा हाथ में कुछ लिए खड़ी थी। ध्रुव को देखते ही उसने तुरंत हाथ पीछे कर लिए और उसे छुपा लिया। उसके चेहरे पर एक डर था। इस पूरे समय में ध्रुव ने उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। उसकी हर ज़रूरत को बिना कहे पूरा किया था, बिना किसी अधिकार के, बस हर्षा को खुश रखने के लिए। हर्षा ने भी एक चुप्पी ओढ़ ली थी, पर पिछले 2 दिनों से उसे अपनी तबीयत में भारीपन महसूस हो रहा था। तो आज वो सावित्री मासी के साथ डॉक्टर के पास चली आई और जो रिपोर्ट्स उसके हाथ में आई उन्हें वो 100 बार पढ़ चुकी थी, लेकिन उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। ध्रुव को सामने देखते ही वो रिपोर्ट्स अपने पीछे छुपा गई। ध्रुव ने आगे बढ़कर उसके हाथ से वो रिपोर्ट्स ले ली। हर्षा का सिर झुका हुआ था। रिपोर्ट्स पढ़ते ही ध्रुव को लगा जैसे उसे फिर से जीने की एक नई वजह मिल गई हो, जैसे भगवान ने उसे खुद को सुधारने का एक और मौका दिया हो। उसने बेख्तियार आंखें बंद कर लीं और भगवान के दिए इस इनाम पर मन ही मन भगवान का धन्यवाद करने लगा। उसकी माफ़ी स्वीकार हो गई थी। वो हल्के से मुस्कुराते हुए हर्षा को अपने सीने से लगा गया, जबकि हर्षा ने हैरानी से उसे देखा। वो खुश था। हर्षा को यकीन न आया। थैंक यू सो मच हर्षा, वो उसके गालों पर प्यार देते हुए सम्मान और प्यार से भरपूर शब्दों में बोला। आप खुश हैं? हर्षा के लबों से बेख्तियार निकला था। ध्रुव ने हैरानी से उसे देखा। क्यों, तुम्हें नहीं लगा कि मैं खुश होऊंगा? उसने उल्टा उससे सवाल किया। उस रात वो सब जोर जबरदस्ती में आपने गुस्से में वो अधूरी बात कहकर उसे क्या जताना चाह रही थी? हर्षा, ध्रुव ने उसे अपनी सांसों से भी ज़्यादा करीब किया कि उसका दिल एक पल को साकित सा हुआ। उस दिन जो भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे या अपने होने वाले बच्चे से आंखें फेर लूँगा। उस दिन मुझे उकसाया गया था, मुझसे तुमसे बदला लेना था। शायद मैं इतना सख्त ना होता अगर मैं होश में होता। ध्रुव चौधरी की बात पर हर्षा चौंकी। क्या मतलब? हर्षा, मेरी कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था ताकि मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचा सकूं। देखो, मेरी दी हुई तकलीफ तुम सह गई, लेकिन भगवान ने उस औरत को जो तकलीफ दी है वो सह नहीं पाई। ध्रुव चौधरी की बातों पर हर्षा की आंखें भीग गईं। एक गांठ थी दिल में जो आज खुल गई थी। उस रात का उसे दुख था। जिस कदर बेरहमी दिखाई थी ध्रुव ने, वो बहुत तड़पी थी, लेकिन आज ध्रुव की बात सुनकर उसने उसे माफ़ कर दिया था और उसके सीने से लग गई। ध्रुव चौधरी ने उसे अपने सीने में भींचते हुए सुकून से आंखें मूंद लीं। वो उसका सुकून थी, उसे इस बात का जल्दी ही एहसास हो गया था। दोनों ने बहुत दुख और दर्द सहा था। अब दोनों एक दूसरे के दर्द का मरहम बनने वाले थे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।